शहजाद अकबर साहब, चौधरी शुगर मिल्स पर सुप्रीम कोर्ट में अपील मौजूद है, मगर नैब अचानक लाहौर हाई कोर्ट चला गया कि जी जमानत करें इनकी मनसूख, क्योंकि ये बयानात इस किस्म के देती हैं। फिर अचानक 26 मार्च को ही लॉन्ग मार्च होना था, दोनों केसेस में उन्हें तलब कर लिया गया। फिर आज अदालत चले गए कि मजमे के साथ ना आए, और फिर अचानक ये मुलतवी कर दी गई। मतलब नैब क्या तासुर भी नहीं देना चाहता कि वो सियासी इदारा नहीं है, एहतसाब का इदारा है? शुक्रिया शाहजेब। अगर सवाल नैब से मुतल्लिक है तो मेरा ख्याल है कि नैब के ही स्पोक्स पर्सन को बुला लिया जाता। मैं तो नहीं बता सकता कि नैब अपनी तारीखों का तयन कैसे करता है, लेकिन एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ कि 26 मार्च तो बहुत पहले शायद मुलतवी हो चुका था, क्योंकि वो PDM का तो आपस में इख्तलाफ शुरू हो गया। और सेकेंडली जो सुप्रीम कोर्ट वाली आपने बात की है, जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है उसके ग्राउंड्स अलग होते हैं। इनकी बेल अगर हुई तो उस बेल की कैंसिलेशन जो है वो दोबारा से हाई कोर्ट में ही होती है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होनी थी। तो वो तो पहले तो हाई कोर्ट का जो फैसला था वो बेल का था, उस बेल के खिलाफ अपील हो सकती है, लेकिन कैंसिलेशन के ग्राउंड्स अलग होते हैं। तो कैंसिलेशन के लिए उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में जाना था। जहाँ तक कैंसिलेशन के अंदर जो ग्राउंड्स रखी गई हैं, वो अब नैब ने अपनी देखनी है कि क्या ग्राउंड्स हैं, उसके ऊपर हम राय ज़रूर दे सकते हैं। मगर शहजाद अकबर साहब, मैं ये बता दूं कि नैब को क्या ऑफिशियल को हमने बुलाया था, उन्होंने जवाब दिया कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो वही है जो कि प्रेस रिलीज में बताया गया है, वही सफिशिएंट है। मगर जब नैब अदालत में गया तो नैब से अदालत ने पूछा कि जी अगस्त में आपने मरियम नवाज को बुलाया था, फिर आप चुप करके क्यों बैठ गए? तो नैब ने जवाब दिया कि जी ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात की वजह से मरियम को कॉल अप नोटिस नहीं भेजा ताकि इल्ज़ाम ना लगे। और सब ये एहतसाब का इदारा है या सियासत का इदारा है? और ये कॉइंसाइड क्यों करता है? जब जब मरियम नवाज एक्टिव होती हैं, आपकी हुकूमत पर तनकीद करती हैं, तो नैब एक्टिव हो जाता है। ये क्यों होता है? देखिए, मरियम की तनकीद से हुकूमत की सेहत के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। इस तरह के तो वो दीवाने की बड़े सारा दिन कोई जितना मर्जी मारता रहे, उससे हुकूमत की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। नैब को अपने मामलात देखने हैं, लेकिन आपको ये चीज़ भी देखनी है कि मरियम नवाज सुबह शाम किस तरह से इदारों को ललकारती है, जिसमें नैब का इदारा भी शामिल है, और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ, मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी की थी, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि जी नैब जो करती है शहजाद अकबर के कहने पे करती है। तो मैंने उनको ये मशवरा दिया था कि अगर नैब मेरे मशवरे पे चलती तो ये जितने लोग हैं, ये मेरी नज़र में, और कानून बड़ा वाज़ेह है, सेक्शन 31 नैब ऑर्डिनेंस का ये कहता है कि कोई भी शख्स जो नैब की तफ्तीश या किसी भी उसके अमल के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है। ये तो सीधा सीधा अगर आप ये समझें, देखिए कानून दो लोगों के साथ मुख्तलिफ सलूक नहीं कर सकता। किसी को अगर सेक्शन 19 का नोटिस दे के बुलाया जाता है सवाल जवाब के लिए, और अगर वो शख्स ये कहे कि जी मैं अपने साथ एक जत्था लेके आऊँगा, तो वो फिर मैं समझता हूँ नैब की उस प्रोसेस के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश है। और मगर शहजाद अकबर साहब, अगर नैब का केस तगड़ा है तो तफ्तीश के कमरे के अंदर क्या होगा उसका क्या ताल्लुक है कि तफ्तीश के कमरे के बाहर क्या हो रहा है? बेशक 1000 लोग खड़े हों, और जो पिछली दफ़ा हुआ उस पर अब नैब कह रहा है हमने सबर का मुजाहरा किया। सबर का मुजाहरा नैब क्यों करेगा? वो मरियम नवाज का इल्ज़ाम है कि मुझ पर हमला हुआ, नैब कहती है कि ये जत्था लेकर आ गए थे, तो आप लोगों को अभी तक तहकीक करके या तो मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था इंडिपेंडेंट तहकीकात करके, या कुछ ना कुछ अवाम को बताना चाहिए था क्या हुआ। देखिए, जो एक्शन नैब ने करना है वो तो नैब ही बेहतर बता सकती है, लेकिन जो पिछली दफ़ा का जत्था था उसकी भी FIR भी कटी, और उसका केस जो है वो इस वक्त लाहौर की एंटी टेररिज्म कोर्ट में भी चल रहा है, और तमाम मुल्ज़मान तकरीबन उस कोर्ट में बेल के ऊपर हैं। तो वो तो जहाँ तक हुकूमत के किरदार का ताल्लुक है, वो वहाँ पे उन्होंने अपना पूरा किरदार अदा किया है। अभी भी नैब ने हमें आज से 4-5 दिन पहले ये एक चिट्ठी लिखी वफाकी वजारत दाखिला को कि उनको रेंजर्स की प्रोटेक्शन दरकार होगी। वो फौरी तौर पे वफाकी हुकूमत ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे कर दिए। आज भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारा प्लान, जिसमें फर्स्ट ईयर में पुलिस में रेंजर्स के लोग थे, वो सारा उनके लिए तैनात कर दिया गया। अब इसके बाद नैब अगर अपनी तफ्तीश या अपनी पेशी ख़त्म करती है, चाहे वो कोरोना की वजह है या उनको नक्स अमन का भी खदशा है, तो देखें नैब अगर अपनी तफ्तीश सुबह 26 को रखना चाहती तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ज़ाहिर बात है SOPs को भी फॉलो करवाने की पूरी कोशिश करती, लेकिन इस चीज़ को हमें नहीं नज़रअंदाज करना चाहिए। यानी शहजाद अकबर साहब, आप समझते हैं कि आप लोगों ने फुल सिक्योरिटी दे दी थी, रेड जोन भी करार दे दिया था, नैब को कल आगे बढ़ना चाहिए था तफ्तीश के साथ, बजाय इसके कहें कि जी हम बड़ा सबर का मुजाहरा कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे एक एहतसाब का इदारा।
जी देखिए, जो जो गवर्नमेंट का किरदार है वो तो उसने पूरा अदा कर दिया। उन्होंने रेड जोन भी करार कर दे दिया, पूरा सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर दिया। बल्कि हमारी जो पुलिस है, जो लोकल पुलिस है, वो इनकी पीडीएम की जो भी रहनुमा थे लोकल से, उनके साथ राब्ते में थी, ताकि कोई एसओपीज तय किए जा सकें कि अगर आप लोग आ भी रहे हैं तो आपने कहाँ तक जाना है, किस हद तक आप आगे बिल्डिंग के करीब जा सकते हैं, नहीं जा सकते, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है किसी भी जलसे जुलूस को लेके। पहली तो चीज़ ये है कि उनको कन्वे किया गया था कि कोरोना की एसओपीज की वजह से बड़ी गैदरिंग ना की जाए, लेकिन इसके बावजूद ये चीज़ें उनके साथ नेगोशिएट भी थी। अब अगर नैब की तरफ से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है तो सारी बात है वो चीज़ें अब आगे चली गई है। और मगर शहजाद अकबर साहब, आप क्योंकि आप मुशीर एहतसाब हैं और ज़ाहिर वज़ीर आज़म का नारा रहा है कि मैं एहतसाब चाहता हूँ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है कि एहतसाब हो भी और होता हुआ इंसाफ के साथ नज़र भी आए। जो नैब का कंडक्ट रहा है इन चेयरमैन नैब के होते हुए, जिस पर अदालतें कह रही हैं कि जी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का टूल बन गया है, अपोजिशन कहती है कि जी जब से चेयरमैन नैब की वीडियो आई है तब से ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, उस वीडियो की आज तक तहकीकात भी नहीं हुई है, और जिस तरीके से नैब ने अपने आप को कंडक्ट किया है कि अपोजिशन एक्टिव होती है, नोटिस आना शुरू हो जाते हैं, अदालत चले जाते हैं कि बयान देती है, तो ये आपके लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। क्योंकि अगर कल को इन केसेस में कन्विक्शन भी हो जाए तो सवाल उठेगा कि जी ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इसी तरीके से कन्विक्शन ली गई है जिस तरीके से कॉल अप नोटिस आते थे और ये गिरफ्तारियां कराते थे चेयरमैन नैब। देखिए, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा लगाना तो कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप याद करें तो एहतसाब ब्यूरो के ज़माने से जब आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर साहिबा के केसेस चलते थे तो वो जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की डिफेंस था वो उस वक्त भी लिया जाता था, उस वक्त से लिया जा रहा है, अभी भी है। लेकिन इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के डिफेंस को किसी लेजिटिमेट फोरम से प्रूव होना ज़रूरी है। वो थी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सैफुर रहमान के एहतसाब ब्यूरो की थी वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और आज का दौर मुख्तलिफ नहीं लगता है। जस्टिस जावेद इकबाल साहब का जो कंडक्ट है वो सैफुर रहमान से कैसे मुख्तलिफ है? मुझे भी थोड़ी सी बात करने दें। देखिए, वो आपकी राय है, मेरी राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि कोई हमेशा जब भी पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन का एहतसाब होगा या उससे सवाल होगा तो उसका फर्स्ट डिफेंस, ये हिस्ट्री गवाह है इस बात की कि उसका फर्स्ट डिफेंस हमेशा यही रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। हम एक लम्हे के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और अदालतों का भी होता है, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को एक साइड पे कर देते हैं, केस के फैक्ट्स और एविडेंस के ऊपर चले जाते हैं। शहजाद अकबर साहब, यहाँ पर सिर्फ सियासी जमातें नहीं कह रही हैं, सियासी अदालतें भी कह रही हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर यह दायरा इस्तेमाल हो रहा है, जैसे जावेद इकबाल साहब की सरबराही में। फिर हम बहस किसी और तरफ ले जाएंगे, या तो फिर हम वो चीजें डिस्कस कर लें। अदालतें जो कमेंट्स देती हैं दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशियल जजमेंट। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे कमेंट्स दिए जाते हैं, फिर उनकी रिपोर्टिंग भी होती है। मैं नहीं समझता कि वो किसी अदालती फैसले का हिस्सा है। हाँ, जब कोई बात किसी अदालती फैसले का हिस्सा बनेगी तो उस इदारे को जरूर सोचना चाहिए कि ये क्या चीज है। साद रफीक साहब का फैसला है, रिमार्क्स नहीं है, साद रफीक साहब के फैसले में लिखा हुआ है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूं कि अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रही है तो वो सब्सटेंशिएटेड विद सम एविडेंस होनी चाहिए। ये कह देना कि जी ये लगता है, ये काफ़ी नहीं है। अगर हम इस चीज़ की बहस में जाएंगे तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बाइसेस के, और किस किस्म की बाइसेस हो सकते हैं किसी के दूसरे के बारे में। हम तो इस वक्त बात ये कर रहे हैं। जस्टिस खोसा साहब की तो आप लोग तारीफ करते हैं, ये स्टेटमेंट जस्टिस खोसा साहब देके गए थे, बाद में जजेस ने उनको जजमेंट में कोट किया। तो जस्टिस खोसा साहब को तो आज तक आपने बाइसेस का इल्जाम नहीं लगाया कभी। उनकी स्टेटमेंट को तो जो गॉडफादर वाला कमेंट है नवाज शरीफ के खिलाफ कोट करते थे इमरान खान साहब। मैं तो जज किसी के ऊपर बाइस का इल्जाम नहीं लगा रहा। मैं ये कह रहा हूं जब हम ओपिनियन देते हैं तो उस ओपिनियन के पीछे भी बाइसेस होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त जो मुद्दा आपके सामने है वो बड़ा सिंपल सा है। ये प्रपोजिशन भी बड़ी सिंपल सी है कि एक मुलजमा है, वो उसकी एक केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसको नैब जब इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाता है। देखिए, कल जब बगैर इन्वेस्टिगेशन के और बगैर किसी मुलजम को या मुलजमा को कन्फ्रंट किए कोई केस अदालत में दाखिल कर दिया जाता है तो सबसे पहला अदालत में सवाल आता है कि जी क्या इस एविडेंस के साथ या इस डेवलपमेंट के साथ आपने मुलजिम को कन्फ्रंट किया या नहीं किया। अब जब भी आपको बुलाया जाता है दौरान तफ्तीश तो इसलिए बुलाया जाता है कि जो भी एविडेंस उनके सामने आया है उससे आपको कन्फ्रंट कराया जाए। अब अगर आप उस पर पेश नहीं होते तो वो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं चल सकती। जो इनकी तरफ से भी आज कुछ इन्होंने फरमाया अपनी प्रेस टॉक के अंदर कि जी मुझे इतने अरसे बाद आपने दोबारा क्यों बुला लिया, तो उनके पास कोई ज़रूर नया एविडेंस आया होगा जिससे आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं ताकि मुकदमा आगे चल सके। इन्वेस्टिगेशन मगर दो केसेस में बुलाया, एक में ये रायविंड इराजी केस है, रायविंड इराजी केस है, उसमें तो अगस्त में बुलाया था, फिर पेशी नहीं हो सकी थी, फिर नैब भूल गया। अदालत ने पूछा क्यों नहीं बुलाया तो कहा कि जी वो ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात हो रहे थे। ये एहतसाब होता है।
देखिए ये तो अब नैब का वो उनका कहना है कि किस वजह से नहीं बुलाया, और इसका जवाब नैब बेहतर दे सकता है। हमारी भी नैब से यही ख्वाहिश है कि वो चीज़ों को तेज़ी से करे और चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सके। देखिए इस वक्त जितने केसेस के अंदर सज़ा हो चुकी है या जितने केसेस शुरू हो चुके हैं, उनमें से ज़्यादातर केसेस तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने से पहले की हुई हैं। तो अब इनका इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर या इमरान खान साहब के ऊपर या शहजाद अकबर के ऊपर, तो मुझे उसकी कोई तुक नहीं बनती।